कल बेटा हमने कुछ पढ़ाई की थी इसके बारे में। यहाँ पे एसक्यूएल की कुछ क्वेरी करी थी हमने। और जो कल की क्वेरी थी हमारे पास, उसमें हमने एक पढ़ा था डिलीट, ड्रॉप और टर्नकेट, इनमें क्या डिफरेंस होता है इनके बारे में पढ़ा था। और एक अपडेट की क्वेरी पढ़ी थी। तो ये 4 क्वेरी हमने कल पढ़ी थी। आज हम आगे पढ़ेंगे। देखो आपका, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर चुके हैं। ये जो हमारे पास एसक्यूएल चल रहा है, तो हमने ये क्रिएट वाली क्वेरी पहले पढ़ ली है यहाँ पर, ठीक है। ड्रॉप की कल पढ़ ली है हमने, इंसर्ट पढ़ ली है, अपडेट भी कल पढ़ ली है, डिलीट भी पढ़ ली है, ठीक है। तो ये सेलेक्ट फ्रॉम ये हम पढ़ रहे थे, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे आज। DQL के बारे में पढ़ेंगे आगे और भी, कि किस तरह से हम डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं डेटाबेस से। उसको सेलेक्ट करने के अलग अलग तरीके मैंने 4 तरीके आपको पहले बताए हैं सेलेक्ट क्वेरी के, ठीक है। किस तरह से हम करते हैं बाकी और हम समझते हैं। आज हम इसकी जो क्वेरी है लगभग सभी क्वेरी कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको ध्यान से समझना है। आज की क्लास जो हम करेंगे उसमें से 5-6 नंबर के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो हमारे पास जो क्वेरी होगी, उस क्वेरी का नाम जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है सेलेक्ट की क्वेरी, ठीक है। सेलेक्ट की क्वेरी जो है हमारे पास बेटा, ये कहलाती है DQL। DQL मतलब होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। डेटा क्वेरी लैंग्वेज होता है DQL। अगर आपसे पूछा गया कि सेलेक्ट जो है, सेलेक्ट इज ए, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, सेलेक्ट इज ए, ऑप्शन दिए हुए हैं DDL, DML, DQL या DCL, ठीक है। और एक क्वेश्चन यही है कि सेलेक्ट इज ए, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है DDL, DML, DCL और TCL। तो बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा सर DQL। DQL। और सेकंड का सर होगा DML। सेकंड का होगा DML। इस वाले का ये होगा, इस वाले का ये होगा। एक्चुअल में DQL जो है डेटा क्वेरी लैंग्वेज है, वो डेटा मैनिपुलेशन से ही निकली हुई है, ठीक है। तो अगर आपको DQL ऑप्शन दिया है तो आप यही लगाएंगे, और अगर जो है DML ऑप्शन है, DQL नहीं है, तो ही आप DML लगाएंगे। अगर आपके पास दोनों दिए, बोथ लिखा, तो आप DQL पे लगाओ, वही हमारे पास ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये समझते हैं, जब हमारे पास सेलेक्ट क्वेरी यूज होती है, तो सेलेक्ट क्वेरी जो है बेटा, इस तरह से हम यूज करते हैं सेलेक्ट, और यहाँ पर हम कॉलम के नाम देते हैं। इधर कॉलम के नाम होते हैं या कॉलम की लिस्ट होती है जो देने। फिर हम फ्रॉम का यूज करते हैं और फिर टेबल का नाम देते हैं। वेयर होता है, कंडीशन होती है, ठीक है, सेमीकोलन। तो देखो आपका जो सिलेबस है उसमें DQL में सेलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ये 3 चीज़ लिखी हुई हैं। तो एक्चुअल में जो हमारे पास सेलेक्ट है, ये तो हमारे पास मेन क्वेरी है, क्वेरी होती है हमारे पास सेलेक्ट की। ये जो फ्रॉम है और वेयर है, वो इस सेलेक्ट के साथ यूज हो रहे हैं, इनको बोलते हैं क्लोज, ठीक है। ये हमारे पास क्लोज है, ठीक है। ये तीनों ही कीवर्ड हैं। इस क्वेरी में 3 कीवर्ड यूज किए जा रहे हैं। एक कीवर्ड है सेलेक्ट, एक कीवर्ड है फ्रॉम, एक कीवर्ड है वेयर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर सारे के सारे कॉलम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं?
बताओ, अगर सारे कॉलम जितने भी टेबल में कॉलम है हमें सारे डिस्प्ले स्टार कराने, सर, स्टार। तो स्टार है, स्टार स्टार। लगाते हैं। अगर यहाँ पे स्टार लगाते हैं तो स्टार का मतलब होता है ऑल कॉलम्स। और अगर आपको सारे कॉलम नहीं कराने तो आप जो है स्टार की जगह उन कॉलम के नाम लिख देंगे। यहाँ पे जिस टेबल से डेटा सेलेक्ट करना उसका नाम, और यहाँ पर हमें कंडीशन देनी है। अब ये कंडीशन ही हमें समझनी सही तरीके से किस तरह से काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा कैसे समझेंगे ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखो हमारे पास बेटा सबसे पहले आप समझते हैं कि जो हमारे पास DBMS है या डेटाबेस है, डेटाबेस में मेनली कौन कौन सी क्वेरी चलती हैं। जो डेटाबेस की क्वेरी है उनको शॉर्ट में हम CURD बोलते हैं, कर्ड, ठीक है। कर्ड दही होती है ना, उसी तरह से कर्ड हमारे पास क्वेरी है। जितनी भी हमारे पास टोटल क्वेरी होती हैं वो इस तरह से दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे कर्ड लिखा हुआ। यस सर। सर दिख रहा है। अच्छा, मेरे मोबाइल में सर टूट गई स्क्रीन, एक मिनट। ठीक है बेटा, ये हमारे पास डेटाबेस में यहाँ पे सी का मतलब होता है क्रिएट, ठीक है। यानी कोई भी चीज़ हमें क्रिएट करनी तो हम सी का यूज करते हैं। तो इसके अंदर जो क्वेरी आती है हमारे पास सी के अंदर, वो क्रिएट की क्वेरी आती है हमारे पास, ठीक है। क्रिएट की क्वेरी क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, क्रिएट इंडेक्स वगैरह ये सब इसमें होती है। यू मतलब होता है अपडेट करना या किसी चीज़ को एडिट करना। तो इसमें अपडेट की क्वेरी होती है हमारे पास, और जो है हमारे पास अपडेट की जो हम क्वेरी लगाते हैं वो सब क्वेरी यू के अंदर आती है। तो हमारे पास जो है अपडेट से हम डेटा अपडेट कर सकते हैं टेबल में, नई वैल्यू इंसर्ट करनी वो भी। आर का मतलब होता है रिट्रीव करना, रिट्रीव मतलब हो गया हमें सेलेक्ट करना या सर्च करना। डी का मतलब होता है डिलीट करना। डिलीट में हम तीन तरह की क्वेरी पढ़ते हैं, यानी एक तो डिलीट ही होती है, एक टर्नकेट होती है, और एक जो है हमारे पास ड्रॉप होती है। तो आप ये बताओ इन चारों में से सबसे ज़्यादा यूज किसका होता है? क्रिएट का सर। क्रिएट का। अच्छा, और कोई बताएगा? सर अपडेट का। रिट्रीव का। रिट्रीव का यूज होता है सबसे ज़्यादा। आप कोई सी भी वेबसाइट पे जाओ, किसी भी ऐप पे जाओ, आप यूजर जो है वो सबसे ज़्यादा यूज कौन कर रहा है? यूजर है। तो यूजर जो है किस चीज़ को सबसे ज़्यादा करता है? सेलेक्ट करता है। आप अमेजन की वेब ऐप पे जाते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, तो वहाँ पर आप कौन सा काम करते हैं? या कोई भी कौन सा काम, सारे बच्चे आप बताओगे सभी कि आपका काम है किसी प्रोडक्ट को ढूंढना, सर्च करना, ठीक है, और उसका ऑर्डर प्लेस कर देना। तो वो आपका काम है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाओ, आप एजुकेशन की वेबसाइट पे जाओ या किसी भी तरह की, सब जगह आपका मेन काम क्या है? सेलेक्ट करना। यूजर का काम है सेलेक्ट करना। मेनली लाखों करोड़ों यूजर होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के। तो जो हमारे पास डेटा को क्रिएट करने का काम, अपडेट करने का काम, डिलीट करने का काम, जिनके पास एडमिन पैनल होता है वो करते हैं मेनली, या यूजर अपने उसमें करता है। सबसे ज़्यादा जो भी काम करते हैं वो सेलेक्ट का काम होता है, कि आपको अलग अलग तरीके से इतना सारा डेटा पड़ा हुआ होता है, ठीक है, डेटाबेस में से, उसमें से आपकी नीड का जो आपको चाहिए वो डेटा ला के देना, वो सेलेक्ट का काम है। तो हम यही सेलेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये क्रिएट की क्वेरी, क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटाबेस, ख़त्म। अपडेट की क्वेरी इंसर्ट लगा लो, अपडेट लगा लो, ख़त्म, ठीक है। डिलीट की क्वेरी, ये तीन ख़त्म। सेलेक्ट की क्वेरी अकेली सेलेक्ट है, लेकिन अब सबसे ज़्यादा काम हम सेलेक्ट पे करते हैं, तो इसको समझेंगे किस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे डेटा को, ठीक है। तो यहाँ पर अब अपना डेटाबेस ओपन कर लेते हैं हम। हमारे डेटाबेस का नाम है CUET, तो यूज़ करेंगे यहाँ पे CUET। इसमें हमारे पास कुछ टेबल्स बनी हुई हैं पहले से ही, दो टेबल, बुक और STDU के नाम से।
अब हम यानी यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं स्टार फ्रॉम stdu। तो अगर ऐसा लिखते हैं इस टेबल में जो भी डेटा वो सब हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, इसमें फ्रेश डेटा इंसर्ट करते हैं क्योंकि ये तो रिपीटेड डेटा है। तो पहले डिलीट कर देते हैं, केवल पहली रो रखनी, बाकी डिलीट करनी। बताओ क्या क्वेरी लगाऊंगा? वीआर का लगा दीजिए सर। बताओ क्वेरी। सर लगेगी सर वीआर। अरे पूरी क्वेरी तो बताओ, क्या लिखूं? मुझको पहली रो आईडी नंबर 1 को छोड़ के सारी डिलीट करनी, क्या लिखनी? डिलीट stdu। डिलीट stdu लिख देंगे शुरू में ही, फ्रॉम नहीं लिखना। डिलीट फ्रॉम डिलीट फ्रॉम stdu stdu where id is greater than 1। वेयर id इज ग्रेटर देन 1। ये हमने यहाँ पे लिख दी, तो 4 रो हमारी डिलीट हो गई, ये एक बच गई है। ठीक है, क्योंकि वे रिपीटेड थी, नल थी, इसलिए हमने डिलीट कर दी। हम बाकी यहाँ पे एंटर कर देते हैं। आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर इस टेबल को हम डिस्क्राइब करते हैं stdu को, तो इस टेबल में हमारे पास आईडी प्राइमरी की बनी हुई है, रिपीट नहीं हो सकती। एडमिशन नंबर भी यूनिक है, वो भी रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है शुरू करते हैं, इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट की क्वेरी लिख देते हैं, इंसर्ट इनटू stdu, और वैल्यूज हम कर देते हैं आईडी नंबर 2 कर देते हैं। नाम हमने पहले लिखा हुआ था शिवा, दूसरा लिख देते हैं सानवी, और यहाँ पर एज कर देते हैं 16। ठीक है, और फीस कर देते हैं 1200, और सिटी कर देते हैं नोएडा। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू को छोड़ के सब वैल्यू जो है हमारे पास सिंगल कोट में लिखनी। डेट ऑफ एडमिशन है, डेट ऑफ एडमिशन 2021 5/12, या ये कर देते हैं 3/25। ठीक है, कोमा एडमिशन नंबर 102, ये हमने इंसर्ट कर दिया। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये 2 इंसर्ट हो गए। इसी तरह से हम एक और इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 3 नंबर, नाम लिख देते हैं राम। ठीक है, एज लिख देते हैं 18, फीस लिख देते हैं 2500। ठीक है, सिटी हो गई दिल्ली, डेट ऑफ एडमिशन 2020 से है, इसका एडमिशन नंबर यहाँ पे 103 कर देते हैं। ठीक है, वो हमने ऐसे ही लिख लिया मतलब। अब हमें कुछ वैल्यू जो है मिस करके भी लिख देते हैं। हमें जैसे आईडी लिखनी है, नाम लिखना है, एज लिखनी है। ठीक है, फ़ी हमें पता नहीं, मान लिया सिटी लिख दी हमने। डेट ऑफ एडमिशन हमें नहीं पता, एडमिशन नंबर लिख दिया। ठीक है, तो अगर हमें कुछ वैल्यू जो है स्किप करनी तो आपको कॉलम के नाम लिखने पड़ते हैं। आईडी लिख दी, नाम है राज, एज मान लिया 17 ईयर है। ठीक है, फीस हमें पता नहीं है, इसमें एज के बाद सिटी लिखनी है डायरेक्ट, सिटी हमने कर दी इसकी भी दिल्ली। ठीक है, और एडमिशन नंबर देना, फिर एडमिशन नंबर 104 कर देते हैं। अच्छा, 3 नंबर पहले से ही हो गया, तो इसको 4 नंबर कर देते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे पास कुछ डेटा इंसर्ट हो गया है। इसमें एक और कर लेते हैं, 5 का डेटा बना लेते हैं और फिर हम शुरू करते हैं काम। 5, नाम लिख दिया यहाँ पे अमन, एज 16 17 कर देते, 16 कर देते हैं। ठीक है, फीस कर दी हमने 2800, और नोएडा, ये सब हमारे पास ही है। एडमिशन नंबर कर दिया 105। देखो बेटा, ये हमारे पास इसके अंदर डेटा है।
ठीक है, अब इस डेटा पे हमें कुछ क्वेरी लगानी है। सबसे पहली क्वेरी हमारे पास क्या लग रही है? पहली क्वेरी हमारे पास लग रही है जो है उसकी सेलेक्ट स्टार वाली। ये वाली क्वेरी अभी हम यहाँ पे लगा रहे हैं कि सेलेक्ट स्टार। ठीक है, अभी हम समझते हैं एक डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या होता है। डिस्टिंक्ट कीवर्ड, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, इसको कैसे यूज करेंगे, ये पेपर में आ गया कि डिस्टिंक्ट का क्या काम है, तो आप कैसे लिखेंगे। देखो, मुझको सिटी पता करनी, कौन कौन सी सिटी से हमारे स्कूल में बच्चे आते हैं। ठीक है, तो बताओ, पहले तो ये बताओ, मुझे ये पता करना कौन सी सिटी से मेरे स्कूल में बच्चे आते हैं, तो क्या लिखेंगे। लाइट चली गई, नेट बंद हो जाएगा। एक मिनट, दिन में लाइट भी जाने लगी है। बेटा बताओ क्या क्वेरी लिखेंगे। कनेक्ट हो अभी? आवाज आ रही है? यस सर, अब आ गई। सर अब आ रही है। हाँ, लाइट चली गई तो इंटरनेट बंद हो गया है, वाईफाई तो चलो मोबाइल से कनेक्ट कर दिया मैंने। अभी बताओ बेटा, मैं ये चाहता हूँ मुझे शो हो कि हमारे स्कूल में कौन कौन से स्कूल, वो हमारे स्कूल में कौन कौन सी सिटी से बच्चे आते हैं, तो क्या क्वेरी लिखेंगे। सेलेक्ट सिटी फ्रॉम STDU। हाँ, सेलेक्ट सिटी फ्रॉम STDU, ये हमने लिख लिया। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, इसने दे दिया दिल्ली नोएडा, दिल्ली दिल्ली नोएडा। आते तो 2 सिटी से हैं, दिल्ली और नोएडा से, तो ये 5 बार क्यों लिख कर दे रहा है इनमें। ये तो ऐसे ही अगर मेरे पास हजारों बच्चों का रिकॉर्ड होता तो ये तो इतना सारा आता, और बीच में 1-2 सिटी अलग भी होती, मैं ढूंढता रहता। तो मुझको ये बताना करना भाई, दिल्ली है तो एक ही बार लिख दो दिल्ली, नोएडा है तो एक ही बार लिख दो नोएडा, बार बार लिखने की क्या जरूरत है। तो हमें पता चल जाएगा ना यूनिक कितनी है, कौन कौन सी। तो उसके लिए हम बेटा डिस्टिंक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट से हमें पता चलता है कि कौन सी यूनिक चीज़ें हैं। अगर आपको डुप्लीकेट चीज़ें रिमूव करना है तो उससे पहले आप डिस्टिंक्ट लिख दो। यहाँ पे हमने लिख दिया डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम STD, तो दिल्ली और नोएडा ये आ गया। ठीक है, समझ आएगी इतनी बात क्या होता है। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट हमारे पास एक कीवर्ड होता है जिसके थ्रू हम जो है क्या कर लेते हैं, डिस्टिंक्ट के थ्रू यूनिक वैल्यू या डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर लेते हैं, यूनिक वैल्यू को शो करा देते हैं। जो हमारे पास यूनिक वैल्यू होंगी, तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न ओनली डिफरेंट वैल्यूज, ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यूज। ठीक है, ये आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। इसका यूज क्या है कि हमारे पास अगर हम यूज कर रहे हैं सेलेक्ट के बाद हमने लिखा डिस्टिंक्ट, ठीक है, उसके बाद हम जो भी लिख रहे हैं आगे वो इज यूज्ड टू रिटर्न ओनली डिफरेंट। ठीक है, यानी यूनिक बोल सकते हो आप या डिस्टिंक्ट वैल्यूज। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। डिस्टिंक्ट के बाद हमने जो लिखा यहाँ पे ये यूनिक आएगा। ठीक है, अगर बेटा मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, आप पहले तो पूरी टेबल देख लो यहाँ से, फिर आंसर इसमें से देख के बताना। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्टिंक्ट में ID कोमा सिटी, तो ये बताओ कितनी रो आएंगी इसमें आउटपुट में। 5 आएंगी सर, 5 आएंगी, 2 आएंगी, आएंगी सर। 5 एंटर करा तो 5 ही आएंगी। अब देखो क्यों आई 5, अब तो इसने डिस्टिंक्ट करा ही नहीं कुछ, ये तो दिल्ली और नोएडा रिपीट हो रहे, लेकिन अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को डिस्टिंक्ट में देखेगा वो। ठीक है, कि इसका पूरा नाम अब 1 और दिल्ली है,
ये पूरा नाम 2 और नोएडा है, ये 3 और दिल्ली है, ये 4 दिल्ली है, ये 5 नोएडा है। तो सब अलग अलग होगी ना, कोई भी एक चीज़ जो है हमारे पास अलग होगी तो अलग। जब डिस्टिंक्ट देखा जाता है तो जो भी आउटपुट होता है हमारे पास या जो भी कॉलम हम चेक कर रहे हैं वो सारी की सारी वैल्यू सेम होंगी। अगर सारी की सारी वैल्यू सेम होंगी तभी डुप्लीकेट माना जाएगा। ठीक है, एक वैल्यू से नहीं होगा या 2 वैल्यू से, जितनी भी हैं सारी। अब देखो बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं कि सर क्या हम स्टार के साथ भी डिस्टिंक्ट लगा सकते हैं? स्टार के साथ भी डिस्टिंक्ट लग सकता है क्या, या डिस्टिंक्ट किसी कॉलम के नाम के साथ ही लगता है? मैं यहाँ पे कॉलम का नाम नहीं दे रहा, स्टार दे दिया। स्टार का मतलब सारे कॉलम है, सारे कॉलम के साथ भी लग सकता है। अब सारे कॉलम के साथ अगर प्राइमरी की या यूनिक की बन रही है कोई, खासकर प्राइमरी, यूनिक तो नल भी हो सकती है, अगर प्राइमरी की बन रही है तो सारे के सारे देखे जाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सारे की सारी वैल्यू चेक करी जाएंगी। मतलब ये सारे सेम होने चाहिए सारे कॉलम, तभी वो डुप्लीकेट माना जाएगा, अदरवाइज वो यूनिक माना जाएगा, वो डिस्प्ले होगा। समझ आ गई डिस्टिंक्ट का क्या रोल है? किसी को कोई डाउट तो पूछ सकता है। डिस्टिंक्ट बेटा हमारे पास किसी कॉलम के साथ, एक कॉलम के साथ, 2 कॉलम के साथ, 3 कॉलम के साथ या स्टार के साथ यानी ऑल कॉलम के साथ भी लगा सकते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट को हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे ये हमारे पास है, मुझे पता करना है कि कौन बच्चा सबसे कम उम्र का है। जो बच्चा सबसे कम उम्र का है उसको सबसे पहले शो करो, जो सबसे ज़्यादा उम्र का उसको सबसे बाद में रखो। यानी सबसे पहले शिवा होना चाहिए, सो यहाँ पर शिवा की एज सबसे कम है तो 13 वाला पहले हो, फिर हमारे पास 16 वाला हो, फिर ये वाला 16 हो, फिर 17 हो, फिर 18 हो, इस तरह से ऑर्डर में आए। तो देखो किस तरह से करेंगे। अगर हमको अरेंज करने हैं या सॉर्टिंग करनी है डेटा की, ठीक है, हमें क्या करना है, सॉर्टिंग करनी है, सॉर्टिंग द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इनमें करना। तो यहाँ पर हमारे पास जो कीवर्ड यूज होता है या क्लोज यूज होता है, उस क्लोज का नाम है ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई क्लोज का यूज करेंगे। तो कैसे ऑर्डर बाई यूज होगा वो आप यहाँ पे देखो। मुझको एज के अकॉर्डिंग इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STDU, ठीक है, ऑर्डर बाई एज, ऐसे लिख देंगे। तो ऑर्डर बाई एज लिखने से अब आप देख रहे हैं कि एज इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गई, 13, 16, 16, 17, 18, ये नंबरिंग अलग होगी, 1 2 के बाद 5, फिर 4, फिर 3, ऐसे आ रही है। तो एज के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मैंने यहाँ पे इसको ये नहीं बताया कि इंक्रीजिंग में लगाओ या डिक्रीजिंग में लगाओ। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है ऑर्डर बाय में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा ऑर्डर होता है, कौन सा होता है, असेंडिंग सर। असेंडिंग ऑर्डर। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करता है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आपको मैनुअली भी लिखना है कि नहीं भाई मैं बता देता हूँ कौन सा ऑर्डर करना, तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे लिख दो ASC असेंडिंग, तो भी सेम ही आउटपुट आएगा। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर करना तो आपको फिर बताना पड़ेगा, DESC ऐसे लिख देंगे। तो अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गई, एज में 18 सबसे पहले आ गई, 13 सबसे बाद में चली गई है। ठीक है, इस तरह से आप, जैसे आप देखते हो ना कि कोई आपको प्रोडक्ट सर्च करना, मान लिया आप लैपटॉप खरीदना है आपको, ठीक है, तो लैपटॉप खरीदना है तो आप
करते हो कि भाई जिसका प्राइस सबसे कम है वो दिखाओ पहले असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। हमें सस्ते लैपटॉप चाहिए, अगर आपको चाहिए बढ़िया वाले तो जो सबसे महंगा वो दिखाओ। तो ऐसे सर्च कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्राइस के। रेटिंग के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं, जिसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा है वो दिखाया जाए, या सबसे कम वाली क्या क्या रेटिंग दे रखी वो दिखा दिया जाए। सर्चिंग करते हैं ना इस तरह से, ठीक है। तो यही है, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, किसी भी जगह हम सर्चिंग लगा सकते हैं। ये सब इसी तरीके से हो रही है ऑर्डर बाई से। मान लिया हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हमने ये ओपन की ऐप, और यहाँ पे आप देखते हैं रिव्यू, ठीक है। ये 2 रिव्यू दे रखे हैं 1 स्टार के। हमें देखना है 1 स्टार 2-3 रिव्यू के कौन है, कौन बच्चे हैं जो 1 स्टार दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ऑल रेटिंग में गए, 1 स्टार पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो इसने कहा एवरी ईमेल आईडी इज़ इनवैलिड फॉर दिस ऐप, ठीक है, ये कह रहा है। तो एवरी ईमेल आईडी इनवैलिड थोड़ी होगी भाई, लिख रहे होगे तुम इनवैलिड, चलानी तुम पे आ नहीं रही, ठीक है। तो स्पेस लिख रहे या गलत लिख रहे तो फिर उसमें किसकी गलती, ठीक है। बाकी इतने बच्चों ने कर रखी तो उनकी थोड़ी है। फिर ये कह रही कि इसमें स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, तो इसलिए बेकार ऐप है, ठीक है। और एक ये है, ये कह रहा है कि महाघटिया ऐप है, ठीक है। तो और आगे लिख रहा 100 रेटिंग भी, तो इनको खुद ही नहीं पता, इसने ऐप ही नहीं खोल के देखी हुई है, ठीक है। ना कोई कोर्स लिया हुआ, ना कभी पढ़ा, ऐसे ही लिख दिया। ये ऐसे हैं कि दूसरे इंस्टीट्यूट वाले होंगे और यहाँ आके लिख देते हैं कि दूसरे की ऐप पे कुछ भी लिख दो। तो अगर आपको देखनी दूसरी रेटिंग, तो ये जो हम यहाँ पे कर रहे हैं तो ये इसी तरह से हमारे पास शो हो रही है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जो है आप इस तरह से देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ऑर्डर में लगा के किस तरह से हम यहाँ पे लिख देते हैं न्यूएस्ट, तो ये डेट के अकॉर्डिंग ऑर्डर में लग गई कि सबसे पहले अभी ये 3 अप्रैल को, फिर 17 मार्च को, फिर 15 मार्च को, ये हमारे पास हो रही है, ठीक है। तुमको भी जिसको रेटिंग डालनी है वो डाल सकते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली इस तरह से हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, अब यहाँ पर हम ये समझते हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या क्या चीज़ लगी हुई हैं, कहाँ पर यूज होता है। अगर आपके स्टेटमेंट में, क्वेरी में हमने सेलेक्ट भी यूज किया है, ऑर्डर बाय भी यूज किया है, हमने जो है फ्रॉम भी यूज किया है, वेयर भी यूज किया है, तो आप बताओ इनका ऑर्डर क्या है, कौन सी चीज़ पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी। बताओ क्वेरी में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा इनमें से? सेलेक्ट। पहले लिखा जाएगा सेलेक्ट, फिर सेलेक्ट। फिर क्या फ्रॉम। आता है? फ्रॉम। फ्रॉम आता है, उसके बाद ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय। अच्छा देखो, वेहर तो इस वाली में नहीं है, अगर वेहर दिया हुआ है तो वेहर पहले लगाएंगे और बाद में ऑर्डर बाय लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास होगा, यहाँ पे पहले सेलेक्ट, फिर फ्रॉम, फिर वेहर, फिर ऑर्डर बाय, इस ऑर्डर में आता है। तो ऑर्डर बाय जो है बेसिकली जितनी भी क्वेरी आपके पास हैं उनमें से एक लिमिट वाला हमारे पास, हम आगे पढ़ेंगे लिमिट वाला कीवर्ड, वो ऑर्डर बाय के बाद में लग जाता है, नहीं तो ऑर्डर बाय क्लोज सबसे बाद में ही आता है, ठीक है। ये तो डिसेंडिंग असेंडिंग करना, ये ऑर्डर बाय का ही पार्ट है हमारे पास। तो ऑर्डर बाय को सबसे लास्ट में ही लिखते हैं, केवल लिमिट वाला जो होता है वो हमारे पास ऑर्डर बाय से बाद में लिख सकते हो आप। तो देखो वेयर का कैसे यूज करेंगे कि मुझको उन बच्चों की एज ही ऑर्डर में करनी जो दिल्ली में रहते हो, ठीक है। ऐसे बच्चे की एज असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करवानी है, उनकी पूरी डिटेल जो दिल्ली में रहते हो। तो आप यहाँ पे इस तरह से क्वेरी लिख सकते हो कि सेलेक्ट कर लिया हमने स्टार फ्रॉम STDU, ठीक है, वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली, ठीक है।
दिल्ली में रहते हैं, और उसके बाद हमने ऑर्डर बाई लगा दिया। ठीक है, ऑर्डर बाई एज। तो देखो यहाँ पर हमारे पास वेयर भी हो गया, सेलेक्ट भी हो गया, फ्रॉम भी हो गया, ऑर्डर बाई भी हो गया। तो ये सारे बच्चे तीनों के तीनों दिल्ली वाले, और यहाँ पे शिवा की सबसे कम एज है, फिर राज की, फिर राम की है। इस तरह से आगे समझ आ गया आपको ऑर्डर बाई कैसे काम करते हैं। किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकता है बेटा, ऑर्डर बाई का कैसे हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर सबको समझ आ गया तो मुझको बताएंगे बच्चे कि किस तरह से हम कुछ चीज़ें ऑर्डर में लगाएंगे। एक क्वेरी में लिख रहा हूँ और उसका आउटपुट आपको बताना है क्या होगा। पहले सारी की सारी टेबल को इंसर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें से आप देख के बता देंगे क्या आउटपुट आएगा। मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STDU। ठीक है, ऑर्डर बाई एज कोमा सिटी। क्या ऑर्डर बाई के साथ एक से ज़्यादा कॉलम लिख सकते हैं? ठीक है, ऑर्डर बाई के साथ एक से ज़्यादा कॉलम लिख सकते हैं क्या? तो लिख सकते हैं आप। ठीक है, एक से ज़्यादा कॉलम भी लिख सकते हैं। अब इसका आउटपुट देखो कैसे आया। यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या होता है, जब हम एज के साथ कर रहे हैं तो 16 हमारे पास दो बच्चों की एज है। ठीक है, अब इसमें सानवी पहले आएगा या अमन पहले आएगा, ये हमें देखना है। यहाँ पे तो दोनों का नोएडा ही है, तो सिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं एक काम कर देता हूँ, एक रिकॉर्ड और इंसर्ट कर देता हूँ, तब क्लियर आपको हो जाएगा। यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी एक और लगा देते हैं। 6 नंबर पे नाम लिख देते हैं मोहित, एज इसकी भी 16 लिख देते हैं, फीस इसकी भी 2800 कर देते हैं, और ये दिल्ली में कर देते हैं। 16 एज का दिल्ली में 106 आईडी कर देते हैं इसकी। ठीक है, डेट ऑफ एडमिशन कर देते हैं 4/1। ठीक है, अब हम सेलेक्ट करते हैं ये। ठीक है, ये डेटा हमारे पास बन गया। अब हमने एज भी लगा दी और सिटी भी लगा दी। अब देखो 16 वाली एज के 3 बच्चे हैं। 16 एज के 3 बच्चे हैं, मोहित, सानवी और अमन। तो पहले मोहित क्यों आया? पहले मोहित क्यों आया? ये तो जबकि सबसे बाद में इंसर्ट करा था। सानवी या अमन क्यों नहीं आई? तो देखो क्या हुआ, इसने जब हमने ऑर्डर बाई लिखा बेटा एज, तो पहले ये एज के अकॉर्डिंग ऑर्डर बाई करेगा। ठीक है, तो पहले सबसे कम वाली एज, फिर उससे ज़्यादा वाली एज, फिर उससे ज़्यादा, ऐसे कर दिया। अब जहाँ पर सेम आ रही होगी अगर एज, तो उसमें फिर सिटी को देखेगा। तो सिटी को असेंडिंग ऑर्डर में लगा देगा। सिटी को असेंडिंग ऑर्डर में मतलब डी और एन के, तो डी पहले आएगा, दिल्ली पहले आएगा, नोएडा बाद में। तो दिल्ली वाली पहले, नोएडा वाली बाद में हो जाएंगी। ठीक है, समझ आ गया बात? अब यस सर। अब बताओ बेटा, यस यहाँ सर। पर मैं क्वेरी लिखता हूँ इस तरह से कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑर्डर बाई एज। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया DESC। ठीक है, ऑर्डर बाई एज और DESC। सबसे पहले तो आप ये बताओ ये क्वेरी सही है या गलत है, क्योंकि अभी हमने ASC और DSC देखा था तो वो हमने बाद में लिखा था। यहाँ पर आप देख रहे हो ASC और DSC बाद में लिखा था सबसे। तो आप ये बताओ ये क्वेरी हमारे पास सही है या गलत है? सही है बेटा ये।
ठीक है, सही है, क्योंकि सर ये सिर्फ इसमें एज, एज वाला करेगा हाँ, डिफेंडिंग में। एज को डिसेंडिंग करेगा, सिटी के बारे में नहीं लिखा। हम अलग अलग कॉलम को अलग अलग ऑर्डर में कर सकते हैं। एज को डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा, सिटी के बारे में नहीं लिखा हुआ है, तो क्या होगा हमारे पास, वो इस सिटी को असेंडिंग में ही करेगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो मतलब पहले 18 वाला एज आएगा, फिर 17 वाला, फिर 16 के 3 आएंगे, फिर 13 का आएगा। अब इन 16 के 3 में नोएडा पहले आ जाएगा। नहीं, ये तो हमारे पास असेंडिंग होना है, तो दिल्ली वाला पहले आएगा। ठीक है, फिर नोएडा वाले आएंगे। ठीक है, ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा और ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। तो देखो, हम जब यहाँ पे इस क्वेरी को लगाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट इस तरह से आ गया। जो हमारे पास ये 16 वाले थे, तो पहले दिल्ली वाला आया 16 में, बाद में जो है नोएडा वाले आए। अगर हमें इनको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, या हमें एज को असेंडिंग और सिटी को डिसेंडिंग करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको यहाँ से हटा दो। ठीक है, और यहाँ पर DESC कर दो, तो पहले नोएडा वाले आएंगे, फिर हमारे पास जो है दिल्ली वाले आएंगे। ठीक है, 16 में, अब 16 ये है हमारे पास, फिर नोएडा नोएडा दिल्ली। अब नोएडा नोएडा के भी 2 हैं, तो उसमें हमारे पास सानवी की आईडी पहले थी, ये पहले इंसर्ट हुआ, तो वो पहले दे दिया उसने। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पे? सर जिसमें आपने मोहित लिखा, उसमें तो जो सानवी और अमन थे सर, उसमें क्या डिफरेंस था, जो इसमें सानवी पहले आया और अमन बाद में आया सर? बेटा, सानवी हमने पहले इंसर्ट किया हुआ है, तो अगर हमारे पास इनमें तो सेम ही है, वही मैं बताया था, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी नोएडा, यहाँ भी नोएडा, तो इनमें पहले कौन आएगा? जो पहले इंसर्ट कर रखा, जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले सर है। एडमिशन नंबर का कोई रोल नहीं होगा नहीं मतलब? नहीं, वो हमने लिखा ही नहीं, जब तक नहीं लिखेंगे कोई रोल नहीं। रोल है कि जिस ऑर्डर में आपने इंसर्ट किए हुए। ओके। ठीक है, नॉर्मल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिखोगे तो जिस ऑर्डर में उससे आएंगे वही ऑर्डर रह जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर मैं इस क्वेरी को ऐसे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ASC, तो बताओ रिजल्ट में कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं? नो सर। कोई सर फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम रिजल्ट आएगा। यहाँ पे ASC तो होता ही है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, या हमारे पास ये जो है ऑर्डर बाई किस तरह से काम करता है। ठीक है, सभी बच्चों को प्रैक्टिस भी आप करते रहें साथ में, तो ज़्यादा बेटर रहती है चीज़ें। अब हम बेटा यहाँ पे समझते हैं नल वैल्यू का क्या रोल होता है। ये जो नल वैल्यू है इसका क्या रोल है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखो, जब हम वेयर की कंडीशन लगाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STDU वेयर, मैंने लिख दिया जिसकी एज जो है वो ग्रेटर देन है, एज क्या, जिसकी फीस जो है वो ग्रेटर देन है हमारे पास 2500 से। ठीक है, उनकी डिटेल आए, ग्रेटर देन या इक्वल टू है 2500 से। ठीक है, तो एंटर करा हमने, 2500 से ज़्यादा, एक तो 3000 है हमारे पास फीस, एक 2800, 2500 ये आ गई, ये नल वाली नहीं आई। अब अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया लेस देन है इक्वल टू 2500, तो लेस देन वाली भी नहीं आई। तो ये नल वाली कहाँ गई भाई, राज का कहाँ गया? राज ना तो ग्रेटर देन इक्वल टू में, ना लेस देन इक्वल टू में, तो ये किस में रह गया भाई? सारी चीज़ तो कवर होगी, ग्रेटर देन और लेस देन। तो ये इसलिए नहीं आया, हमें पता ही नहीं उसकी फ़ीस कितनी है। नल का मतलब होता है अननोन वैल्यू, क्या पता वो ज़्यादा हो 2500 से, क्या पता कम हो, क्या पता 2500 हो, कुछ नहीं पता हमें। ठीक है, तो नल का मतलब है हमारे पास अननोन वैल्यू, तो ये हमारे पास नॉर्मली शो नहीं होगी जब आप कंडीशन लगाओगे नॉर्मल। ठीक है, तो जैसे ग्रेटर देन लेस देन की ऐसी कंडीशन लगाओगे तो उसमें ये वैल्यू नहीं आएगी, तो इसको अननोन वैल्यू या एब्सेंस ऑफ वैल्यू
ठीक है। तो इसको नल को कैसे यूज करेंगे, तो आपको देखना जिसकी फीस नल है उसके बारे में बताएं। तो बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर फी इज नल, इज नल लिखा जाता है, इसमें इक्वल टू नल नहीं लिखेंगे, इज नल लिखेंगे। तो इसकी नल है, ठीक है, इसकी फीस नहीं पता हमें। अगर आप यहाँ पे इक्वल टू नल कर देंगे तो एम्प्टी सेट आएगा, वो नहीं देगा। अगर आप सिंगल कोट में कर देंगे तो भी नहीं आएगा, अब ये वैल्यू ही मान लेगा। तो जो नल वाली वैल्यू है उसमें क्या लिखा जाता है, इज नल लिखा जाता है, इक्वल टू नल नहीं लिखा जाता, इज नल लिखा जाएगा, चाहे वो डेट ऑफ एडमिशन हो, फीस हो, या कोई भी हो नल वाला, तो इज नल में होगा। अगर हम इज के बाद नोट लगा देंगे, इज नोट नल, तो इसका मतलब जिसमें नल नहीं है फीस वो वाली एंट्री आएंगी, ठीक है। तो उसको छोड़ के जो उसमें आई थी बाकी सब इसमें आ जाएंगी। तो इज नल या इज नोट नल, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज करेंगे, समझ आ गया आपको नल वैल्यू को कैसे यूज करना, इज नल करके करना या इज नॉट नल करके करना है। इसको इज नल और इज नॉट नल ऐसे कंडीशन लगेगी इसमें नल वाली वैल्यू में, ठीक है बेटा। आपको ये वैल्यू, इसकी फीस मान लिया आपको पता चल गई, इसकी फीस आपको करनी 2900 रुपये, तो कैसे करोगे बताओ, कौन सी क्वेरी लगाएंगे अपडेट से। अपडेट के लिए, बताओ लिखवाओ कैसे लिखेंगे। अपडेट, हाँ, अपडेट stdu stdu सेट, सेट, और उससे चेंज क्या करना है? फीस को 2900 फीस को लिखेंगे, लिखेंगे, मतलब फीस इक्वल्स टू फी इक्वल टू 2900, ठीक है। वेहर की कंडीशन लगा देंगे, वेहर आईडी, क्या आईडी उसकी 4, सर 4 है क्या है सर उसकी ठीक आईडी? है 4 आईडी है उसकी। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे हो गई है, तो 2900 हो गई अब राज की फीस, ठीक है बेटा। इस तरह से हमारे पास यूज होता है नल वाला। तो हमने यहाँ पे आज देखा पढ़ा कि डिस्टिंक्ट कैसे यूज होता है, ऑर्डर बाई कैसे यूज होता है। पहला हमने पढ़ा डिस्टिंक्ट के बारे में, डिस्टिंक्ट। दूसरा हमने देखा ऑर्डर बाई। तीसरी चीज़ हमने देखी नल की, ठीक है। ये किस तरह से यूज होती है यहाँ पर। अब हम समझते हैं बेटा, अगर हमको यूज करना है, एक होता है ओल, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, ओल। तो ओल कैसे यूज होता है, ओल के बारे में देखते हैं यहाँ पे। वैसे ओल का आपके पास कोई यूज नहीं, ये सब ऑपरेटर की तरह काम करते हैं यहाँ पर। तो देखो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट, ये हमने लिखा आपने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम stdu, इस तरह से। ऑल मीन्स का मतलब होता है कि कंडीशन जो है हमारे पास ट्रू है, अगर सारी की सारी वैल्यू ट्रू है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे लिख दोगे, पहले तो ऑल को ऐसे समझते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम stdu, ये लिख दिया हमने, एंटर करा तो ये काम नहीं करेगा, लेकिन इसके साथ आप स्टार लगा दो तो ये सारे के सारे दे देगा। ऑल के साथ आप यहाँ पे सीटी लिख दो तो सारी सीटी दे देगा। डिस्टिंक्ट में जो है हमारे पास स्पेसिफिक देता है, ऑल में सारे दे देता है, ठीक है। तो ऑल जो है हमारे पास वैसे एक ऑपरेटर के तरह से यूज किया जाता है, ठीक है। ये हमारे पास ऑपरेटर की तरह यूज किया जाता है। अगर इसको सेलेक्ट के बाद में यूज करोगे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर वेहर में यूज करोगे तो वहाँ पे ये फ़र्क डालता है, ठीक है। तो वहाँ पर कंडीशन के थ्रू काम करेगा वहाँ पे। यहाँ पे आप लिखो ना लिखो ऐसे ही है। ये डिस्टिंक्ट से यूनिक आती है, ऑल से सारी वैल्यू आती है यहाँ पे, इस तरह सर से। हाँ बेटा,
सर अगर हम सेलेक्ट ऑल करें और ऑल सिटी की जगह फी डालें और सिटी की तो जगह फी डाल देते हैं। फी डालें और सर जो नल नल वैल्यू है सर वो आएगी फिर। फी में तो अब नल कोई रहा ही नहीं है। ठीक है, आप डेट ऑफ एडमिशन कर दो, डेट ऑफ एडमिशन कर दो, उसमें ही आएंगी सारी वैल्यू। ठीक है, अब ठीक है देखो बेटा हम यहाँ पे समझते हैं कुछ ऑपरेटर हैं, एंड और नोट, ये तीन ऑपरेटर हैं, ये कैसे काम करते हैं इनके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे हम पहले ये लिख देते हैं, हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। ऑपरेटर पे आ जाते हैं, पहले नॉर्मल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ते हैं। ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू को इन दो तरीके से हम यूज करते हैं। तो देखो ये कैसे काम करेंगे यहाँ पर। तो जैसे हमने बेटा यहाँ पे लिखा सेलेक्ट, ये लिखा, वेयर की कंडीशन लगाई कि हम कह देते हैं आईडी ग्रेटर देन है 3 से, वो बताओ, तो 3 से ज़्यादा वाली 4 5 6। आईडी लेस देन है 3 से, तो 1 और 2। आईडी ग्रेटर देन और इक्वल टू है 3 से, तो 3 4 5 6। आईडी लेस देन और इक्वल टू है 3 से, तो 1 2 3। आईडी नॉट इक्वल टू है 3 के, यानी 3 को छोड़ के बाकी सब। ठीक है, तो इसमें 3 नहीं आया, बाकी सब आ गए हैं। तो नॉट इक्वल टू का सिंबल आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, कि नॉट इक्वल टू एसक्यूएल में कैसे यूज करते हैं, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। ठीक है, अगर आप इस तरह से भी लिख रहे हो कि हमने यहाँ पे नॉट इक्वल टू ऐसे करके लिख दिया, ये एक्सप्लेनेशन मार्क और ये, तो इसमें भी 3 हट जाएगा। तो ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या होते हैं, नॉट इक्वल टू के। और अगर इक्वल टू का साइन लगा देते हैं तो ये होता है इक्वल टू। इक्वल टू के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि इक्वल टू सिंगल इक्वल लगाना या डबल इक्वल लगाना। ठीक है, ये रिलेशनल ऑपरेटर या हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए यूज हो रहे हैं। तो देखो बेटा सिंगल इक्वल ही लगाएंगे अगर आपको इक्वल 3 करना है। तो इससे ही आगे अगर आपने डबल इक्वल टू लगा दिया तो नहीं चलेगा, वो सिंगल इक्वल टू ही चलना है। तो ये ऑपरेटर आपके पास ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू के दो तरीके हैं, और ये इक्वल टू का ऐसे आप यूज कर सकते हैं। समझ आ गई बात कि किस तरह से हम यूज करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। अब हमारे पास दूसरे ऑपरेटर होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। दूसरे ऑपरेटर हैं लॉजिकल। लॉजिकल ऑपरेटर में बेटा हमारे पास होते हैं, एक ऑपरेटर होता है एंड, एक होता है और, एक होता है नॉट। ठीक है, एंड का मतलब होता है, आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सबने पढ़ी है भाई, उसमें एंड और नॉट, यस या सर। फिजिक्स में आप गेट पढ़े होंगे, एंड और नॉट। यस सर। तो वही है यहाँ पर भी। एंड का मतलब सारी वैल्यू जीरो, वो ट्रू, ऑल वैल्यूज आर ट्रू। और का मतलब एनी ऑफ वन इज ट्रू। ठीक है, नोट का मतलब क्या होता है, उल्टा कर देता है, ये ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देता है। नोट का मतलब अपोजिट, यानी जो ट्रू नहीं है उसको देखेगा ये। जैसे इज नॉट नल करा था हमने, अभी देखा था इज नॉट नल, नल वाले में नल वाली आ रही थी, नॉट नल कर दिया था जो नल नहीं है वो, तो ये अपोजिट कर देता है। ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट। अब देखो कैसे करेंगे, इनका क्या यूज है। ये लॉजिकल ऑपरेटर तब यूज होते हैं जब हमारे पास कंडीशन एक से ज़्यादा हो। क्या होंगे, कब यूज होंगे, व्हेन
कंडीशन इज मोर देन वन। अगर एक ही कंडीशन है हमारे पास तो हम रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन लेस देन वगैरह इनसे काम कर लेते हैं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कंडीशन होंगी तो हमें इनसे उन कंडीशन को कंबाइन करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? जैसे हमारे पास बेटा ये टेबल है, ठीक है, इस टेबल में मैंने कहा ऐसे बच्चों की डिटेल बताओ जो 16 साल से या 15 साल से बड़े हों। ठीक है, ऐसे बच्चे जो 15 साल से बड़े हों और जो दिल्ली में ही रहते हों, नोएडा वाले नहीं। ठीक है भाई, 15 साल से बड़े कौन कौन है? एक तो ये वाला हो गया, सानवी है, राम है, राज है, अमन है, मोहित है। केवल शिवा को छोड़ के सारे हैं 15 साल से बड़े। लेकिन इनमें से कुछ दिल्ली में भी रहते हैं, कुछ नोएडा में भी रहते हैं। मुझको केवल वही बताने हैं जो दिल्ली में रहते हैं, यानी ये 3। ठीक है, ये 3 कौन से हैं हमारे पास? राम है, राज है, मोहित है। दिल्ली में शिवा भी रहता है लेकिन शिवा 13 साल का है, ये 15 का नहीं है। तो अब हमारे पास कंडीशन 2 है, एज भी देखनी और सिटी भी देखनी। ठीक है, जब 2 कंडीशन, 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन देखनी हो तो हम एंड का यूज करेंगे। दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और ठीक है, दोनों कंडीशन ट्रू की, वो 15 से बड़ा भी हो और दिल्ली में भी रहता हो, तो दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी तो होगा ये। तो चलो भाई, यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे इसको? हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर एज जो है वो 15 से बड़ी हो, एंड लगा देंगे, सिटी उसकी दिल्ली हो। इस तरह से करेंगे तो ये हमारे पास 3 बच्चे आ गए। अगर मैं कहूँ दिल्ली के वे बच्चे बताओ, वो या ऐसे कह दूँ कि जो दिल्ली में रहते हों या 15 साल से बड़े हों, या लगा दिया, या 15 साल से बड़े हों, तो उसमें और लगा देंगे। ठीक है, तो अब सारे ही बच्चे आ जाएंगे क्योंकि दिल्ली में ये रहता है, ये बच रहा था। ये 15 साल से ये सारे बड़े, इन पे ये वाली कंडीशन लग गई 15 से बड़े वाली, और इस पे लग गई ये दिल्ली में रहता है। तो इनमें से कोई सा भी एक भी सही होगा तो हमारे पास वो रिजल्ट में आ जाएगा। एंड वाले में ये था कि एंड के दोनों साइड जो लिखे हुई थी, जितनी भी कंडीशन आप लिखेंगे सारी कंडीशन सही होंगी तभी वो एग्जीक्यूट होगा, वो रिजल्ट आएगा। और अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं और, तो या तो ये सही हो या ये सही हो या दोनों हो, कोई भी एक भी सही हो जाएगा तब भी हमारे पास चल जाएगा। समझ आ गई बात यहाँ पर? अब देखो, अगर मैंने इसमें कर दिया नोट कि एज हमारी 15 साल से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो या वो दिल्ली में रहे, तो दिल्ली में सारे होंगे, और एज 15 साल से कम नहीं है, ज़्यादा नहीं है जिसकी, वो तो आएगा ही। ठीक है, ये हो गया हमारा इस तरह से। अगर मैंने नोट यहाँ पे लगा दिया, इस पे नोट लगा दिया और यहाँ पे एंड लगा दिया, कौन बच्चा बताएगा क्या आउटपुट आएंगे? बताओ बेटा। सर अमन और सानवी वाला आएगा। पूरी टेबल देखो, ये है पूरी टेबल, नोएडा के होने चाहिए वो। ठीक है, नोट दिल्ली लिख दिया तो मतलब हम नोएडा के दिखाएगा, और 15 साल से बड़े, तो सानवी और अमन, सही बात है। ठीक है, सानवी और अमन ये आ गए हमारे पास। यानी नोट सिटी दिल्ली का मतलब अब दिल्ली में नहीं रहने चाहिए, वो दिल्ली से अलग वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज करेंगे यहाँ पर। समझ आ गया? यस सर। तो ये हमारे पास बेटा हो गए, इस तरह से कर लेना आप। अब हम समझते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, और ऑपरेटर देखेंगे किस तरह से यूज़ करते हैं। देखो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि
हमारे पास जैसे ये एंड और की कंडीशन हम लिख रहे हैं, तो हमारे पास कंडीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो उन कंडीशन के केस में हम क्या करेंगे अगर ज़्यादा कंडीशन हो गई। ज़्यादा कंडीशन कैसे, देखो यहाँ पे समझो, अगर मैं बेटा ऐसे लिख देता हूँ कि भाई मेरे पास ये टेबल है, मैंने कहा ऐसे बच्चों की डिटेल बताओ जिसकी फीस 1200 हो, 2500 हो, 2900 हो, 3000 हो। बताओ क्या लिखेंगे। पहले यही बताओ, ऐसे बच्चों की डिटेल बतानी जिसकी फीस 1200 हो या 2500 हो, तो क्या क्वेरी लिखूंगा। सर और का यूज करेंगे। ऑल का यूज, और का यूज करेंगे यहाँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STDU, और मैंने यहाँ पे वेहर में लिख दी कि उसकी फ़ी इक्वल टू हो या तो 1200 हो, या हमारे पास उसकी फ़ी इक्वल टू जो है 2500 हो। तो 2500 वाले भी आ जाएंगे, 1200। अब मैंने कहा यार 3000 वाले भी बता दो, तो यहाँ पे और 3000 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देख रहे जिसकी फीस क्या हो गया, और फ़ी नहीं लिखा गया, फ़ी इक्वल टू, और फ़ी इक्वल टू 3000। तो 1200 भी, 2500 भी, 3000 भी। मैंने कहा जिसकी फ़ीस भाई 2900 है वो भी बता दो, तो और फ़ी इक्वल टू 2900। तो देखो क्वेरी बड़ी होती जा रही है, ठीक है। एक ही चीज़ में बार बार और लिख रहे। अगर आपको 2 से ज़्यादा बार करना हो, कंडीशन दे रही, तो इसका एक ऑप्शन है कि आप इतना लंबा ना करें, बस यहाँ पे फ़ी में इन लगा दो और इन में लिख दो जो जो चाहिए। 1200 की चाहिए भाई आपको, ले लो। 2500 चाहिए, ले लो। 3000 चाहिए, ये भी लिख दिया। 2900 चाहिए, ले भाई ये भी लिख दिया, ठीक है। एक ही बार में लिख दो, वही रिजल्ट आ जाएगा। तो इन जो है किसके रिप्लेस में यूज किया जा रहा है, किसकी जगह यूज किया हमने, मल्टीपल और के। और की। अगर और मल्टीपल टाइम्स हमें लगाने पड़ रहे तो उसकी जगह हम और वो इन यूज कर लो, ठीक है। लेकिन जब ये इन बेटर है, ये कम में काम कर देता है, क्वेरी को सॉर्ट कर देता है, तो हम इन्हीं क्यों यूज नहीं करते, और क्यों बनाया। और को बनाने की जरूरत ही नहीं थी, इन्हीं बना देते। बताओ कोई, और में और इनमें डिफरेंस क्या होगा फिर। कोई बच्चा बताएगा, दिमाग लगाओ, इनमें और में क्या डिफरेंस है। सर इन सेम फील्ड के लिए है। क्या बेटा, इन सेम फील्ड पे वर्क करेगा वो। इन मल्टीपल, कॉमन फील्ड। हाँ कॉमन को, हाँ। देखो बेटा, इन जो है वो एक ही कॉलम पे काम कर सकता है, ठीक है। इन जो है वो एक ही कॉलम पे काम कर सकता है। आप जो है यहाँ पे लिख रहे हो 1200, 2500, 3000, ये सारी की सारी वैल्यू जो है फीस की ही वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है, कि फीस इतनी हो। अगर मैं कहूँ भाई फीस 1200 हो और सिटी दिल्ली हो, या तो फीस 1200 हो या वो दिल्ली में रहता हो, ऐसे बच्चों की डिटेल, तो क्या इन बता देगा ऐसे कोई डिटेल, इन तो नहीं बता पाएगा। अब तो हमें लिखना पड़ेगा कि भाई फीस 1200 हो या सिटी दिल्ली हो, ठीक है। तो फिर तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। जो और है वो मल्टीपल कॉलम पे काम कर सकता है, जबकि इन सिंगल कॉलम पे ही काम करता है। और जो है कैन बी यूज्ड विद वन और मोर कॉलम्स, ठीक है। इन जो है यूज्ड विद ओनली वन कॉलम, केवल एक ही कॉलम के साथ यूज होता है, ठीक है बेटा, समझ आ गई ये बात। तो इसलिए हमें और का भी यूज करना पड़ेगा, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे इन काम नहीं करेगा। अब देखो हम एक क्वेरी लिखते हैं बेटा, यहाँ पर सेलेक्ट लिखा हमने स्टार फ्रॉम STDU, ठीक है। ये हमारे पास पूरा टेबल है। इस टेबल में हमने लिख दिया वेयर, जिस ऐसे बच्चों की डिटेल बताओ
जिनकी आईडी 2 से लेके 5 तक है, 2 3 4, चलो 2 3 4 लेते हैं। तो हमने लिख दिया आईडी ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो 2 के, एंड आईडी लेस देन हो और इक्वल टू हो 4 के। तो ये लगा दिया, दोनों कंडीशन होनी चाहिए सही, 2 से बड़ी भी हो 4 से छोटी भी हो। तो दोनों कंडीशन सही करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, एंड लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम एंड का यूज कर लेंगे। लेकिन बेटा इसको भी शॉर्ट में करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, हम लिख सकते हैं आईडी बिटवीन। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, एंड की जगह आप बिटवीन लिख दो। तो बिटवीन में क्या है हमारे पास, आईडी वेयर आईडी बिटवीन 2 and 4, ये हमने कर दिया। तो यहाँ पे बिटवीन में आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि वेयर के बाद आप बिटवीन लिखोगे या कॉलम का नाम लिखोगे, कि जो बिटवीन आपके पास यूज हो रहा वो वेयर कॉलम का नाम और फिर बिटवीन आता है, या वेयर बिटवीन और कॉलम का नाम आता है, कौन सा आता है, आईडी पहले। पहले कॉलम का नाम आएगा। तो ये वाला यूज होगा, पहले वेयर फिर कॉलम का नाम फिर बिटवीन। अब ये बिटवीन में लिखा 2 and 4, इसमें क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि हम 2 and 4 लिखें या 2 to 4 लिखें। तो एंड लिखना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 2 लिख देते हैं क्वेरी में, तो 2 नहीं होगा बिटवीन की क्वेरी में, 2 से 4 समझते हैं कि 2 से 4 में, तो 2 लगा दो भाई। या हमने लिख दिया 2 to 9, तो ऐसे कर दो। तो ये दोनों गलत हैं, ये ही सही है, यहाँ पे 2 and 9 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अगर मैंने यहाँ पर इस तरह की क्वेरी लिखी है, आप बताएंगे, मैंने लिखा है बिटवीन में, बिटवीन 2 and 9, तो इसमें क्या क्या वैल्यू शो होंगी, या 2 and 4 कर देते हैं, 2 and 4, तो क्या क्या वैल्यू शो होंगी आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 2 3 4 शो होंगी, या 3 शो होगी, या 2 3 शो होंगी, या 3 4 शो होंगी, बताओ। फर्स्ट ऑप्शन सर, 2 3 4। यहाँ तो बिटवीन का, बिटवीन मतलब तो बीच वाली हो, 2 और 4 के बीच वाली नहीं आएगी। सर अभी देखा था ना क्वेरी में। अच्छा देख रहे थे हैं, सर चलो ध्यान, तो देखो ये ध्यान रखना है, इसमें जो ये 2 है और ये है, ये भी इंक्लूड होती हैं। ठीक है, 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, और बीच के तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है बेटा कि बिटवीन में और एंड में क्या डिफरेंस है। आपने लिखा बिटवीन 2 and 4 लिखा, इससे भी सेम रिजल्ट आ रहा है। आप लिख रहे हो कि आईडी, यहाँ पे लिखा आपने आईडी बिटवीन 2 and 4, आपने लिख दिया आईडी ग्रेटर देन 2 एंड आईडी लेस देन इक्वल टू 4, तो दोनों से सेम रिजल्ट आ रहे, तो हम एंड को क्यों यूज कर रहे, बिटवीन ही कर लो, ये आसान है। तो वही बात है कि बिटवीन सेम टाइप की कॉलम पे लगेगा, यहाँ कॉलम आईडी है तो ये भी वैल्यू आईडी की होनी चाहिए, ये भी आईडी पे, मतलब ये एक कॉलम पे ही काम कर रहा है। ठीक है, बिटवीन वैल्यू ऐसे नहीं हो सकती कि एक वैल्यू आईडी की देख ली, एक फीस की देख ली, कि आईडी 2 हो और फीस 2800 हो, तो 2 से 2800 कर दी तो 2800 फीस में देख लेगा, 2 इसमें, ऐसा तो नहीं कर सकता। लेकिन ये हो सकता है ऐसे, इसमें मल्टीपल कॉलम हो सकते हैं, 1 और मोर कॉलम पे लग सकता है। जैसे और में और इन में डिफरेंस था, ऐसे ही बिटवीन में और एंड में डिफरेंस है। भाई आपसे कहा गया कि आईडी तो 2 से ज़्यादा हो और लेकिन फीस 2800 से कम हो, तो आप लिख दो आईडी ग्रेटर देन 2 एंड फी लेस देन 2800। ठीक है, तो उस तरह से वहाँ पे हम कर सकते हैं। समझ आई बात? सर
अब यहाँ पर हमारे पास क्या बिटवीन न्यूमेरिक वैल्यू पे ही काम करता है या टेक्स्ट वैल्यू पे भी काम कर लेता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। तो बताओ, कोई बता सकता है बच्चा, न्यूमेरिक पे ही काम करता है या टेक्स्ट पे भी काम कर लेता है? ये हमारे पास डेटा, मैंने कहा कि अमन से लेके मोहित के बीच का डेटा बताओ, या अमन से राम तक का बताओ। ठीक है, तो क्या वो काम करेगा? मैंने यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम stdu, वे है, ठीक है, नेम बिटवीन, यहाँ पे लिख दिया अमन एंड राम। तो देखो ये भी काम करेगा। क्या क्या नाम आए हैं? नाम आए हैं हमारे पास राम, राज, अमन, मोहित। ठीक है, ये कैसे आए? अमन लिखा हुआ है और राम लिखा हुआ है, तो अमन का मतलब ए ले लो, ए से स्टार्ट हो रहे, और ये क्या है आर, ए से आर तक के जितने भी नाम हैं वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, ए से आर तक के जितने भी नाम हैं वो सब आ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ अजय कर देता, एक इसमें अजय भी होता तो अजय नहीं आता, क्योंकि अगर ए ए मैच हो रहा, लेकिन फिर यहाँ अगर पहला लेटर मैच हो रहा तो फिर दूसरा देखा जाएगा, ये एम से स्टार्ट होगा, ये जे तो एम से पहले आ जाता है, ये नहीं आएगा। देखो अब आप ये बताओ, अगर मैं यहाँ पर इस तरह की क्वेरी लिख देता हूँ कि अमन से स्टार्ट होकर राज तक चले, तो क्या राम आएगा आउटपुट में या नहीं? राम और राज दोनों आएंगे या नहीं आएंगे, बताओ। राम नहीं आएगा। दोनों आएंगे आएंगे। राम आएंगे तो नहीं दोनों आएगा बेटा, राम नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि राज तक ही जाना है हमें, और राम जो है वो राज से बाद में आता है। ठीक है, तो यहाँ देखो जे, ये दोनों तो सेम है और जे पहले आ जाता है एम से, तो हमें तो राज पे ही रुकना है। ठीक है, एम तक जाना ही नहीं। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो बिटवीन जो है टेक्स्ट पे भी यूज हो सकता है, हमारे पास डेट में भी यूज हो सकता है, बिटवीन न्यूमेरिक पे भी यूज हो सकता है, किसी भी तरह की वैल्यू पे आप यूज कर सकते हो। समझ आई बातें? तो ये हमारे पास इनका और बिटवीन का यूज हुआ। अब हमारे पास हमें देखना है, एक होते हैं हमारे पास वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, तो उनके बारे में हम समझेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स भी, कि कैसे यूज होते हैं एसक्यूएल में। क्या है हमारे पास नया, वो इसका नाम है वाइल्ड कार्ड। ठीक है, ये क्या होता है? इनको हम पैटर्न मैचिंग भी बोलते हैं, पैटर्न मैचिंग। ठीक है, इनको हम लाइक भी बोलते हैं, कि लाइक क्लोज यूज करना हमें, ये लाइक क्लोज के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो बेटा पैटर्न मैचिंग, वाइल्ड कार्ड या लाइक जो है, ये क्या है हमारे पास, ये हमें समझना है अभी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बेटा, आप जो है जैसे गूगल पे जाते हैं, कुछ टाइप करते हैं, आपने सी टाइप करा तो वो अपने आप दिखा देता है, सी से कंप्यूटर, सी से कंपनी। ठीक है, इस तरह से आपने एस टाइप करा तो एस से क्या क्या नाम बनते हैं, सैमसंग, ठीक है, शिमला, ये सारी चीज़ें बता देता है ना, सजेशन देने लगता है। तो ये पैटर्न मैचिंग भी उसी तरह से काम करता है। जैसे मान लिया इस स्कूल में ये बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, अब कोई पूछने आया कि भाई हमारा क्या नाम जी, एक बच्चे को बुला दो, उससे मिलना, उसका नाम क्या है कंफर्म नहीं है, लेकिन आर से बनता है कुछ नाम। ठीक है, टीचर कहने लगे कि आर से बनता है, उस बच्चे को बुला के लाओ, क्योंकि आर से कौन, आर से तो नाम पूरा याद नहीं, तो वो क्या करेंगे, आर वालों को सबको बुला लेंगे, वही पहचान लो कौन सा है। तो अगर आपको कोई चीज़ पूरी कंफर्म नहीं है तो आप पैटर्न का यूज कर लें, उस पैटर्न के थ्रू देख लें, तो फिर उसमें से आप आगे सर्च कर लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे पैटर्न मैचिंग करते हैं। ठीक है, वहाँ से हमें सजेशन मिलती है, आप कुछ चीज़ें डाल देते हैं, बाकी जो है हमारे पास यूज होती हैं अलग से।
तो यहाँ पे हम किस तरह से पैटर्न मैचिंग देखेंगे वो हम समझते हैं। जो हमारे पास माई एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल में दो तरह के वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज होते हैं पैटर्न मैचिंग में। 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं। वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं वाइल्ड कार्ड? एक होता है परसेंटेज और एक होता है अंडरस्कोर। परसेंटेज और अंडरस्कोर, माइनस नहीं है ये, अंडरस्कोर है, ना हाइफन है। परसेंटेज का मतलब होता है, जब हम परसेंटेज लिखते हैं कि इसका मतलब होता है 0 और मोर, 0 और मोर एनी टाइप कैरेक्टर, किसी कोई सा भी कैरेक्टर हो। 0 का मतलब ना भी हो तो भी चलेगा, और मोर का मतलब कितने भी हो। अंडरस्कोर का मतलब होता है 1 एनी टाइप कैरेक्टर। एनी टाइप लिख दो या एनी कैरेक्टर। एनी कैरेक्टर का कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। कैरेक्टर और अल्फ़ाबेट में डिफरेंस होता है। अल्फ़ाबेट्स का मतलब ABCD, कैरेक्टर का मतलब कुछ भी। ठीक है, तो मैं एनी टाइप लिखूँ या एनी कैरेक्टर लिख दूँ तो वो एक ही बात है। ठीक है, 1 कैरेक्टर और इसमें 0 और मोर कैरेक्टर, ये होता है इसका मतलब। अब देखो क्या है, अगर मैं देखो ऐसे लिखता हूँ, इस पैटर्न को समझना। अगर मैं लिखता हूँ A और फिर लिख देता हूँ परसेंटेज, ठीक है, तो इसका मतलब है कि पहला कैरेक्टर तो A है और बाद में क्या है मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब हमें ये कन्फर्म है कि पहला कैरेक्टर A है। ये डिनोट करता है कि फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो A है। फर्स्ट कैरेक्टर इज A। अगर मैं परसेंटेज पहले लगा दूं और बाद में A लिख दूं तो इसका मतलब क्या है कि लास्ट कैरेक्टर A है। जैसे मान लिया मैंने कहा किसी का नाम ढूंढो और नाम ऐसा होना चाहिए A परसेंटेज, तो A परसेंटेज का मतलब जिसका नाम A से शुरू हो रहा वो बंदे को सर्च करो। ठीक है, इसका मतलब जिसके नाम के लास्ट में A है, यानी लास्ट कैरेक्टर इज A। समझ आई बात? अगर मैंने ऐसे लिख दिया A परसेंटेज, ठीक है, या ऐसे लिख देते हैं, पहले इसको देखो, परसेंटेज A परसेंटेज, बताओ इसका मतलब क्या होगा? कौन बच्चा बताएगा? मिडिल लेटर है। मिडिल नहीं बेटा, मिडिल लेटर A नहीं है। इसका मतलब है एक तो ए कहीं से भी भी हो, ए से शुरू हुआ और ए से ही खत्म है। नहीं, एक कहीं भी हो, यानी कंटेन्स A होता है इसका मतलब, यानी A एट एनी पोजीशन। क्यों बेटा एनी पोजीशन का मतलब क्यों? देखो इस परसेंटेज का मतलब 0 भी होता है ना। अगर ये 0 हो गया तो शुरू में A हो गया, ये इसकी तरह ही बन गया, तो फर्स्ट कैरेक्टर A बन गया, बन गया। अगर ये वाला 0 हो गया तो ये इसकी तरह हो गया, तो लास्ट कैरेक्टर में A हो गया। और अगर दोनों में से कोई भी 0 नहीं है तो ये A बीच में आ जाएगा। तो ये शुरू में भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से है हमारे पास। अब देखो अगर हम यूज करते हैं बेटा इस तरह से कि A, ठीक है, वो कर दिया हमने यहाँ पे A परसेंटेज T, तो इसको बताओ ये क्या है इसका मतलब? ए से स्टार्टिंग है सर और टी से खत्म है। T से खत्म है। फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो A है एंड लास्ट कैरेक्टर T है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अंडर स्कोर A और परसेंटेज, इसका मतलब क्या है? अंडर स्कोर का मतलब क्या होता है? एक कैरेक्टर। तो यहाँ पे कोई एक कैरेक्टर आएगा, उसके बाद A आएगा, तो मतलब सेकंड नंबर पे A होगा, सेकंड कैरेक्टर A है।
अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? बताओ। सेकंड लास्ट है। सेकंड लास्ट ए है, नोट कर लो इसको। चलो यस सर। अब ये बताओ आप कि हमारे पास ऐसा नाम हमें सर्च करना जिसमें कम से कम 3 लेटर हों। बताओ। ठीक है, तो भाई 3 बार अंडर स्कोर लगा देंगे ना। अगर 3 बार अंडर स्कोर लगाए तो कम से कम 3 नहीं, इसका मतलब होता है एग्जैक्टली 3। एग्जैक्टली 3 कैरेक्टर, कोई से भी कैरेक्टर हो। अगर मैंने यहाँ पे 3 बार अंडर स्कोर लगा के परसेंटेज लगा दिया तो परसेंटेज का मतलब 0 भी होता है, तो इसका मतलब है मिनिमम 3 कैरेक्टर होंगे ही होंगे उसमें। ठीक है, मिनिमम 3 होंगे, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर मैंने ये लिख दिया अंडर स्कोर परसेंटेज, तो इसका मतलब है मिनिमम 3 कैरेक्टर होंगे और फर्स्ट कैरेक्टर ए होगा एंड फर्स्ट कैरेक्टर ए होगा, तो इस तरह से। ठीक है, तो अब हम समझते हैं ये चीज़ें हम कैसे करेंगे प्रैक्टिकली। इनको नोट कर लो आप। ये हमारे पास टेबल है और टेबल पे हम ये अप्लाई करते हैं। चलो बेटा, अगर मुझको यहाँ पे बताना, बताओ जिनका नाम 3 लेटर का हो, उन बंदों को डिटेल, उन बंदों की डिटेल शो करनी, तो क्या क्वेरी लगाएंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STDU। ठीक है, वेहर नेम लाइक लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, वेहर नेम लाइक और सिंगल कोट में 3 बार अंडर स्कोर लगा दो, तो जिनका नाम 3 कैरेक्टर का है वो आ गए। ठीक है, और जिनका 3 का नहीं है वो बताने तो नोट लगा दो यहाँ, इससे पहले लाइक से पहले नेम नोट लाइक उल्टा कर देंगे मतलब। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 3 कैरेक्टर को छोड़ के बाकी वाले। ठीक है, अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे बच्चों के नाम बताओ जिनका नाम एस से शुरू हो रहा हो, तो नेम लाइक क्या लिख देंगे? एस और परसेंटेज एस से शुरू होने वाले। जिनका नाम आर से शुरू हो रहा हो तो आर से शुरू होने वाले। जिनका नाम एम पे ख़त्म हो रहा हो, ठीक है, तो परसेंटेज एम, तो रामी है। जिनके नाम का पहला कैरेक्टर एस हो और लास्ट में आई हो, तो एस परसेंटेज आई, तो सानवी है। ठीक है, जिनके नाम के सेकंड कैरेक्टर में ए आ रहा हो, तो अंडर स्कोर ए परसेंटेज, तो ये सानवी राम राज ये है। समझ में आ गया ना कैसे लगाएंगे? बस ये हमें इस तरह से करने हैं यहाँ पर। ये होता है हमारा पैटर्न मैचिंग। समझ में आया बेटा सभी को ये? यस सर। चलो, अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम समझेंगे ऑल्टर टेबल क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। ऑल्टर का मतलब अभी इसमें बाकी तो इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम। ग्रुप बाई हैविंग, ऑर्डर बाई हम पढ़ लिए हैं, ग्रुप बाई और हैविंग भी पढ़ेंगे अभी। ठीक है, उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं ऑल्टर के बारे में। ठीक है, तो ऑल्टर क्या होता है? ऑल्टर कमांड किस तरह की कमांड है? ऑल्टर डीमेल। DDL यहाँ लिखा, डेटा डेफिनेशन। ठीक है, ये टेबल की स्ट्रक्चर को चेंज करती है। DDL हमारे पास ऑल्टर। ठीक है, ऑल्टर टेबल कमांड।
या क्वेरी। तो देखो बेटा ये क्वेरी कैसे काम करेगी, इसका मतलब है ये क्वेरी यूज किस लिए होती है, इसका पहला यूज है टू ऐड न्यू कॉलम इन द टेबल। टेबल में आपको कोई नया कॉलम ऐड करना। टू डिलीट एन एग्जिस्टिंग कॉलम फ्रॉम द टेबल। तीसरी क्वेरी है कि टू चेंज, तीसरा यूज है इसका टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ द टेबल। ठीक है, ये तीन काम करने के लिए हमारे पास ऑल्टर टेबल कमांड यूज होती है। ठीक है, टेबल की स्ट्रक्चर को चेंज कर रही है ये, यानी टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। स्ट्रक्चर हमें टेबल की देखनी, कौन सी कमांड से पता चलती है हमें टेबल की स्ट्रक्चर, बताओ। डिस्क्राइब। डेस्क्राइब से, DESC लिख दो या डेस्क्राइब लिख दो। डेस्क्राइब टेबल का नाम है ये, STDU, इससे हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब देखो मुझको इसमें एक नया कॉलम ऐड करना है, मान लिया। ठीक है, कॉलम का नाम क्या रखें बताओ। सिटी फीस वगैरह हमने लिख ही रखा है, कोर्स कर देते हैं। तो कोर्स हम यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे वो समझेंगे अभी यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो देखो अगर हमें यहाँ पे कोई भी नया कॉलम ऐड करना है तो उसको ऐड करने के लिए ऑल्टर टेबल वाली क्वेरी यूज करेंगे और उसमें के साथ हम ऐड नाम का क्लोज यूज करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे देखो यहाँ पे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम लिखेंगे STDU। ठीक है, और फिर ऐड लिखेंगे, कॉलम का नाम लिख देंगे, कॉलम का नाम हमें करना कोर्स। ठीक है, और उसका डेटा टाइप लिख देंगे, कोर्स मान लिया varchar 20 में लेना है, एंटर कर देंगे। तो अब आप डिस्क्राइब करके देखो, इसमें कोर्स भी बन गया है। ठीक है, तो जब भी हमें कोई नया कॉलम ऐड करना तो क्वेरी हमारे पास ये वाली लगेगी। इसमें आप एक चीज़ और देख लो कि क्वेरी में हमने यहाँ पे जो लिखा है ऐड, ऐड के बाद आप कॉलम कीवर्ड भी लिख सकते हो। कैसे, कि जैसे ये वाली क्वेरी थी हमारे पास कि ऐड कोर्स, तो ऐड के बाद यहाँ पे कॉलम भी लिख सकते हो। जैसे पिन कोड लिख दिया, मान लिया मैंने ऐड पिन कोड। ठीक है, या फादर नेम कर दिया, ऐड फादर नेम, तो एंटर कर दिया तो भी हमारे पास हो गया। तो देखो फादर नेम भी आ गया है। तो क्या है क्वेरी मतलब, यानी पहले ही नोट करते रहना, यहाँ पे ऐड करना न्यू कॉलम इन द टेबल। तो क्वेरी हम लिखेंगे बेटा कि ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ठीक है, ऐड कॉलम का नाम और डेटा टाइप। ठीक है, पहली क्वेरी यही, या आप ऐसे लिख देंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड, और यहाँ पे कॉलम भी लिख सकते हो, ये ऑप्शनल है आपको कॉलम लिखना, और फिर कॉलम का नाम और डेटा टाइप, इस तरह से। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं आपके पास यूज करने के कोई कॉलम ऐड करना। अगर बेटा जैसे हमने ये कॉलम का डेटा टाइप लिखा varchar 20, मुझको इसको चेंज करना, चेंज कैसे करना कि भाई मुझे 20 नहीं चाहिए, छोटे छोटे नाम है, 10 में ही काम चल जाएंगे।
varchar 10 में ही, ठीक है। या इसको इंट करना, डेट करना, कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे। तो क्योंकि फादर नेम है तो हमारे पास ऐसे ही चलेगा। लेकिन कोर्स जैसे मान लिया 12वीं तक ही है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें बी टेक एम टेक टेक्स्ट में लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 2 3 12 तक लिखेंगे। तो मैं कहता हूँ इसको इंट में कर दो, ठीक है। यहाँ से varchar 20 की जगह क्या कर दो, इंट कर दो। तो इंट में करेंगे तो कैसे होगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो उसके लिए बेटा हमें यहाँ पे दूसरा है कि मॉडिफाई करना हमें कॉलम को, ठीक है, मतलब कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल्टर टेबल, ठीक है, टेबल का नाम stdu, उसके बाद हम लिखेंगे मॉडिफाई, और कॉलम का नाम था कोर्स, और उसका डेटा टाइप, नया डेटा टाइप दे दो इंट, एंटर कर दो, ठीक है। तो हमारे पास कोर्स जो है अब उसका डेटा टाइप आप देख रहे हैं क्या बन गया है, इंट बन गया है। इसमें भी बेटा यहाँ मॉडिफाई के बाद कॉलम कीवर्ड लिख सकते हो। वापस से मुझे जैसे वो varchar बनाना है मान लिया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप varchar बनाना, तो वापस से आप जैसे हमने यहाँ पे इंट करा, तो यहाँ मॉडिफाई की जगह मॉडिफाई कॉलम भी लिख सकते हो। और मान लिया वापस से मुझे वो varchar करना, तो यहाँ पे varchar 20 कर दिया फिर से हमने, तो फिर से अपडेट हो गया है वो varchar 20 में, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अब तीसरी चीज़ है कि मुझको कॉलम को डिलीट ही करना है, ठीक है, मुझको ये कोर्स नाम का कॉलम चाहिए ही नहीं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम stdu, ठीक है, और डिलीट करना है स्ट्रक्चर से तो ड्रॉप का यूज़ करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर को डिलीट करने के लिए ड्रॉप होता है, ड्रॉप, और कॉलम का नाम दे दो बस, आपको डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं है। कॉलम तो उस नाम का एक ही होता है, एक नाम के दो कॉलम तो होते नहीं। तो आप देखेंगे इसमें से हमारे पास कोर्स नाम का कॉलम डिलीट हो गया। डिलीट में भी आप यहाँ पर बेटा ड्रॉप के साथ ड्रॉप कॉलम भी लिख सकते हो। जैसे फादर नेम वाला कॉलम भी डिलीट करना, तो ड्रॉप कॉलम एफ नेम, एंटर कर देंगे, ठीक है। तो हर उसकी दो दो टाइप की क्वेरी होगी कि कॉलम कीवर्ड ऑप्शनल होता है आपके पास, वो आप लिखो या ना लिखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहली क्वेरी हमारे पास हुई है ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ठीक है, ऐड कॉलम का नाम और डेटा टाइप, ठीक है। कॉलम लिखना ऑप्शनल है, ठीक है। दूसरा है ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, यहाँ पे टेबल का नाम, मॉडिफाई कॉलम का नाम और न्यू डेटा टाइप, ये डेटा टाइप का चेंज करने का है डेटा टाइप को। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कॉलम का नाम, सभी में कॉलम लिखना ऑप्शनल है कॉलम के नाम से पहले, ठीक है। तो ये तीन है हमारे पास, ये ऐड करता है, ये जो है मॉडिफाई करता है, और ये डिलीट करता है, ठीक है। ये तीन काम होते कॉलम नेम के बाद क्या लिखा है? हैं। कौन से वाले में? सर सेकंड वाले में। न्यू डेटा टाइप, ठीक है बेटा। आपके ये क्वेरी जो है हमारे पास यहाँ पे जो लिखी हुई थी DDL, DQL और DML की, ये क्वेरी आपकी कंप्लीट हो जाती है इसी के साथ। अब आपकी एक हैविंग, ग्रुप बाई की क्वेरी बची है, और बाकी फंक्शन बचे हैं इसमें, ठीक है। दो क्वेरी नीचे ये बची हुई हैं, ये सेलेक्ट के साथ ही यूज होती हैं, ग्रुप बाई और हैविंग।
इनको पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। ऑर्डर बाई आपको करा दिया है, ठीक है। और बाकी ये सारे के सारे फंक्शन है, मैथ के फंक्शन, टेक्स्ट के फंक्शन, डेट के फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, ये 4 तरह के फंक्शन हैं, ठीक है। और ये क्वेरी हैविंग और ग्रुप बाई की नोट कर लो ये। देखो बेटा, जब हम यहाँ पे क्वेरी पढ़ी रही हैं सेलेक्ट की, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे ग्रुप बाई और हैविंग बाद में क्यों लिखे हैं, इन फंक्शन से, ठीक है, शुरू में क्यों नहीं लिख दिए। तो बेसिकली ये ग्रुप बाई और हैविंग जो है, इनमें ये फंक्शन का यूज होता है, ठीक है, उनके थ्रू ये काम करते हैं। फंक्शन जब हमें यूज करने होते हैं, जैसे एग्रीगेट फंक्शन का मेनली यूज होता है, तब हम इनका यूज करते हैं। तो हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज ये वाला पेज कंप्लीट कर लेते हैं पहले यहाँ तक का। ये 3 फंक्शन है मैथ वाले आपके कोर्स में, इन 3 फंक्शन के बारे में बात करेंगे। पावर फंक्शन, राउंड फंक्शन और मोड फंक्शन, ठीक है। पावर, राउंड और मोड मैथ सबको आता ही है, ठीक है। और बड़े सिंपल सिंपल से फंक्शन है, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा बड़े हुए फंक्शन हैं। तो बड़े सिंपल से मैथमेटिकल फंक्शन है यहाँ पर, आप इनको इजीली कर सकते हैं। तो आपको वैसा पता होगा पावर का मतलब क्या होता है बेटा, डिग्री सर। है? सर डिग्री वाला है। डिग्री वाला मतलब किसी की पावर कर देना। तो देखो मैथ के फंक्शन हम कैसे करेंगे, इन फंक्शन के लिए किसी टेबल की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी काम करते हैं, ना किसी डेटाबेस की ज़रूरत। तो आप टेबल पे करना चाहो तो टेबल पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे यहाँ पे हम समझेंगे। जैसे मैं करता हूँ सेलेक्ट पावर, मैंने लिखा 4,2, इसका मतलब है 4 की पावर 2 कितनी होती है, 16। 16 सर। 16 होती है, 16 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये जो पावर फंक्शन है ये कैसे करता है, मैथ फंक्शन आपके पास 3 है सिलेबस में। तो हम पावर पढ़ रहे, पावर में आप लिखते हो a, b, ठीक है। तो इसका मतलब होता है a की पावर b। जैसे आपने लिखा पावर, ठीक है, 4,2, तो मतलब 4 का स्क्वायर हो गया 16, आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपने यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट पावर 5,3, बताओ कितना आंसर आएगा, 125, 5 की पावर। 125 देखो बेटा ये क्वेरी में इसमें यहाँ पे फ्रॉम डुअल भी लिख सकते हो आप, तो भी सेम आंसर आएगा। ये फ्रॉम डुअल का क्या मतलब है, फ्रॉम डुअल, ये डुअल नाम की एक टेबल है जो बाय डिफ़ॉल्ट माई एसक्यूएल में होती है, ठीक है। ये जितने भी फंक्शन हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट इसी टेबल से चलते हैं, डुअल नाम की टेबल से। जो हमारे पास फंक्शन होते हैं माई एसक्यूएल में वो डुअल से चलते हैं। तो आप लिखो या ना लिखो वो अपने आप इसी को ले लेता है। तो डुअल आप लिख सकते हो इनके साथ, डुअल एक टेबल का नाम है, वो ऑप्शनल है, आप लिखो ना लिखो, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखनी बेटा आपको, जैसे हम यहाँ पर तो हमने डायरेक्ट किसी नंबर की पावर निकाल ली, आप जो है अपनी टेबल से भी निकाल सकते हो। जैसे हमारे पास ये है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STDU, मैं कहता हूँ जो एज लिखी है एज पावर होके आ जाए, तो मैंने यहाँ पे कर दिया सेलेक्ट एज फ्रॉम, मैंने ऐसे कर दिया, देखो बेटा ID कोमा एज लिख ली, ठीक है, और फ्रॉम STDU कर दिया, तो एज और ID आ गई, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एज को पावर में कर दिया, पावर कर दिया, एज लिख दिया और उसमें कोमा 2 कर दिया, यानी एज का स्क्वायर कर दिया।
तो अब देखो एज का स्क्वायर हो गया, आ गया, ठीक है। लेकिन किसी को पता ना चले तो मैं यहाँ पर इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ। देखो नाम वही आ रहा है जो यहाँ पे लिख रहे हो आप, ठीक है। आप यहाँ पे भी देखोगे आईडी एज लिखा तो आईडी एज आ गया। यहाँ पे आप पावर 53 लिख रहे, पावर 53 आ गया। पावर 242 लिखा तो पावर 42 आ गया। तो अगर आप कॉलम का नाम चेंज करना चाहते हो, जो डिस्प्ले में आ रहा है एक्चुअल में वही रहेगा, लेकिन सामने वाले को दिखाने के लिए कि भाई दूसरा है, उसको ना पता चले, तो आप चेंज कर सकते हो इसको एज से। एज लिख के यहाँ पे एज, और यहाँ पे लिख दिया आपने जैसे एज, तो सामने वाले को एज ही दिख रहा हो, जबकि है वो क्या, एज 2, यानी एज का स्क्वायर है, दिख रहा है वहाँ पे एज ही। अगर मान लिया हमें लिखना एज ऑफ स्क्वायर ऑफ एज लिखना, तो स्क्वायर ऑफ एज नहीं लेगा ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्पेस आ गया, कॉलम के नाम में स्पेस नहीं आना चाहिए। तो आप इसको सिंगल कोट में करके लिख दो, तो आप स्पेस दे के लिख सकते हो, जिससे सामने वाले को पता चले कि ये स्क्वायर किया हुआ है इसका, ठीक है। तो मतलब आप टेबल पे भी अपने ऐसे यूज कर सकते हो। तो ये पावर वाला। दूसरा फंक्शन है हमारे पास बेटा मोड का फंक्शन। मोड वाला फंक्शन क्या करता है, मोड का मतलब होता है रिमाइंडर बताना, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं सेलेक्ट मोड, अगर मैंने लिख दिया 18,4, तो यानी 4 से 18 को भाग करा जाएगा, जो शेषफल बचेगा वो बताएगा, क्या बचेगा, 2 सर 2। 2 बचेगा, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इस तरह से यूज करा जाता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट 18 मोड 4, तो भी हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। आप लिखते हैं 18% मोड, वो %4, तो भी ऐसे ही आ जाएगा। तो ये मोड हमारे पास इस तरह से काम करता है। अभी हमने यहाँ पे देखा, इसको बोलते हैं बेटा, ये एज लग रहा है, तो एज का मतलब होता है अलाइज करना, किसी का निक नेम देना, उसको एज बोलते हैं। एज के थ्रू आप अलाइज कर सकते हैं, कॉलम के नेम को अलाइज कर सकते हैं, निक नेम दे सकते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारे पास मोड जो है, ये रिमाइंडर बताता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या बताता है, रिमाइंडर बताता है। और ये हम ऐसे कर सकते हैं कि सेलेक्ट मोड लिखो और ए कोमा बी लिख दो, तो इसका मतलब है हमारे पास ए को बी से भाग करके रिमाइंडर निकाला जा रहा है। तो ये हमारे पास लिखने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका कि आप मोड ए कोमा बी लिख दो, दूसरा तरीका है आपके पास कि आप ए मोड बी लिख दो, या आप तीसरा तरीका है %b लिख दो। तीनों से सेम ही आंसर आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास मोड का होता है। अब एक मैथ का फंक्शन है राउंड करना। राउंड बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। राउंड ऑफ आप समझते होंगे, डेसिमल नंबर के राउंडिंग करते थे, ठीक है। तो कैसे काम करता है ये देखो, सेलेक्ट राउंड लिखा हमने, और मैंने लिखा 3456.234, या यहाँ पे लिख दिया ऐसे लिख देते 238 लिख दिया। अभी देखो, अगर ऐसे राउंड लिखूंगा मैं, एंटर करूंगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 3456 आएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, केवल न्यूमेरिक वैल्यू दे दी इसने 3456, यही वाली, ठीक है। इसके बाद वाला छोड़ दिया इसने, दशमलव के बाद। लेकिन अगर दशमलव के बाद हमारे पास बेटा ऐसे होता कि यहाँ पे 5 होता या 5 से ज़्यादा होता, तो ये 3457 कर दिया इसने, पता है ना आपको, ऐसे ही होता है राउंडिंग। 8 कर दिया तो भी 3457। अगर 5 या 5 से अगर कम लिखेंगे तो ये 3456 ही रहेगा, नहीं तो 3457 हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट राउंड जो है वो दशमलव के 0 अंकों तक होता है,
ठीक है। राउंड में हम क्या लिखते हैं, राउंड में यहाँ पे नंबर लिखते हैं और यहाँ पे डेसिमल लिखते हैं, डेसिमल्स, कितने डेसिमल प्लेस लिखने हैं आपको, ठीक है। तो अगर ये नहीं लिखेंगे, ये ऑप्शनल होता है, तो आपके पास जो है वो बेसिकली क्या करता है, दशमलव के बाद का कुछ भी नहीं देता। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 0 होती है। अब देखो इसकी 0 ना होकर कुछ और रख देते हैं हम वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पे कर दी कोमा लगा के 2 कर दिया, तो अब दशमलव के बाद 2 डिजिट लेगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, दशमलव के बाद क्या लिखा आएगा, 0.43। 4 हो जाएगा ना बेटा, 8 को हटाएंगे जब, यस सर। 8 को 0 करेंगे तो 4 हो जाएगा। अगर ये हमारे पास यहाँ पे 4 3 होता तो अभी ये 4 3 रहता, ये यहाँ पे 4 ही रहता तो ये 4 3 रहता। जैसे ही 5 हो गया, 5 या 5 से ज़्यादा कर दोगे तो वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर ये पहले से ही यहाँ पे कुछ भी ना होता तो भी 4 3 रहता। समझ में आ गई बात। यस सर। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 तो अब क्या आएगा, सर 0.4। 4 है। 0.4 आएगा। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया 5 तो अब आगे 0 0 लग जाएंगे, वो 0 0 है ही नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं होता, तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो आगे 0 0 का इसमें कोई वो नहीं है, तो इसी तरह से आ जाएगा। समझ में आ गया। ये जो डेसिमल की वैल्यू ये बेटा माइनस में भी होती है, ये ध्यान देनी है अब तुम्हें, -1 का क्या मतलब है। तो देखो अगर मैंने लिखा 3456.435, अगर ये पॉजिटिव में होता है, यहाँ पे -1 लिखा, अगर ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, अगर डेसिमल की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ये डेसिमल के राइट साइड देखता है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है तो ये लेफ़्ट साइड देखता है। तो अब ये लेफ़्ट साइड यानी इस वाली वैल्यू को देखेगा, और इस वाली वैल्यू में यहाँ पे 1 लिखा हुआ तो जो पहले वाले नंबर पे इसको 0 कर देगा, और इसके बाद के सारे 0 ही रहेंगे, ठीक है। अब जब ये 0 हुआ, ये 5 या 5 से ज़्यादा है तो इसको 1 बढ़ा देगा, इसको कर देगा 6, तो ये हो जाएगा 3460, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 3460। अब अगर मैंने यहाँ पे बेटा -2 कर दिया, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। ये लिखा हुआ है 3456.435 -2 सर 3500। है, सर 3500। 3500। ये भी 0, 2 को 0 करेगा अभी यहाँ तक 2 को, और इसके बाद के सारे 0। अब ये क्योंकि 5 है तो इसको 1 बढ़ाएगा, तो यहाँ भी 5 कर देगा, 3500 आंसर हो जाएगा, तो ये 3500 आ गया। अब अगर -3 कर दिया तो क्या आंसर होगा, 3000। 3000, ठीक है। तो समझ आ गया राउंड। तो ये हमारे पास पावर, राउंड और मोड कंप्लीट हो गई हैं आपका, इसमें ये सारी चीज़ कंप्लीट हो गई। कल फिर हम आगे पढ़ेंगे ये टेक्स्ट फंक्शन, डेट फंक्शन, इनको फिर बाद में पढ़ेंगे। कल आपका टेस्ट भी होगा, इन 2 यूनिट का टेस्ट होगा। पहली चैप्टर 7 का हमने केवल इतना करा था, ये लास्ट वाली लाइन रह रही है, ठीक है। और चैप्टर 8 का ये वाला हो गया आपका, इनका टेस्ट होगा। ये लास्ट वाली लाइन रिलेशनल अलजेब्रा की इसके साथ करेंगे, जो इसकी लास्ट वाली लाइन है यहाँ पे, ठीक है। और ये एक क्लास की चीज़ और बची हैं आपकी, तो ये एक क्लास में हो जाएंगी। कल मॉर्निंग में ही क्लास लेंगे, ठीक है बेटा, मॉर्निंग में होगी कल क्लास 9 बजे। सब रेडी रहना, बता देना सर को भी। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल फिर आपका टेस्ट भी होगा।